हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन हुआ है। अब हमने देखना है कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर है, चाहे वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट है, 32 बिट्स है या फिर वो 64 बिट्स है, तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बनी हुई है। तो हम देखेंगे कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर, एक जनरल माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर कैसा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ऑफ ए जनरल माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि वो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होगा। 8 बिट हो सकता है, 16 बिट या कितने भी बिट्स वो हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो आज का लेक्चर हमारा है जनरल माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर बना हुआ है, एक आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उस सर्किट के ऊपर मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। तो बेसिकली इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। वो जो 3 मेन कंपोनेंट्स है वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन, सेकंड है रजिस्टर सेक्शन और थर्ड है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। अब हम देखते हैं कि ये तीनों सेक्शन वन बाय वन क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन से। अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन जो है ये हमारा डील करेगा कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करवा सके, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सके, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड और नॉट, इस तरीके से। तो हमारा जो ये सेक्शन है ये डील करेगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के साथ। इसमें फर्दर फिर सब सेक्शंस हैं। वो सब सेक्शंस कौन कौन से हैं? वो सब सेक्शंस हैं एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, एएलयू। तो रजिस्टर्स हमने पहले पढ़े हुए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर जस्ट कलेक्शंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? 1 बिट डाटा को स्टोर करने का एक एलिमेंट होता है। तो अगर काफी सारे फ्लिप फ्लॉप हम इकट्ठे कर दें तो उनको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। तो रजिस्टर्स की स्पेसिफिकेशन होती है कितने फ्लिप फ्लॉप उसमें यूज हुए हैं। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे 4 बिट रजिस्टर। अगर 8 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे 8 बिट रजिस्टर। जितने बिट का रजिस्टर होगा उतने बिट्स हम उस रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास एक्यूमुलेटर है, अगर हम इसे कहें कि ये एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, इट मींस ये 8 बिट को स्टोर कर सकता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन में हमारे पास जो सब सेक्शंस हैं उसमें क्या क्या है? एक्यूमुलेटर है, टेम्परेरी रजिस्टर है, फ्लैग रजिस्टर है एंड एएलयू। तो इसमें जो रजिस्टर्स हैं उसमें फर्स्ट है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आपका ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर जितनी भी कैलकुलेशन करेगा उसके लिए जो उसने डाटा लेना है, जिस डाटा के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, वो आपका एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद हम जब कैलकुलेशन कर लेंगे उसके जो रिजल्ट आएंगे वो भी कहाँ स्टोर होंगे? एक्यूमुलेटर के अंदर होंगे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या स्टोर होगा? ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स। ऑपरेंड्स मींस वो वैल्यूज जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और रिजल्ट्स जो हमें आउटपुट मिलेंगे। तो वो दोनों कहाँ स्टोर होंगे? एक्यूमुलेटर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, उसके अकॉर्डिंग इस एक्यूमुलेटर की आपकी जो साइज है वो 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है, 32 बिट भी हो सकता है। दूसरा हमारा है टेम्परेरी रजिस्टर। ये हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन का डायग्राम है। इसमें हमने चारों सब सेक्शन दिखा रखे हैं। तो टेम्परेरी रजिस्टर, जैसे नेम ही इसका है टेम्परेरी। टेम्परेरी कोई भी इमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर कर सकता है, यानी कि इमीडिएट मींस हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसके बीच में कोई रिजल्ट आ गया जिसको हमने टेम्परेरीली कुछ देर के लिए स्टोर करना है, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो टेम्परेरी रजिस्टर में हम ऐसे डाटा को स्टोर कर सकते हैं जो टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए रहना है, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो एक रजिस्टर हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन में होगा टेम्परेरी रजिस्टर। वैसे तो ये एक ही होता है, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको बढ़ा भी सकते हैं ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग।
तीसरा हमारा सेक्शन है इसमें फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर कमिंग है कंडीशन से। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे दो नंबर को ऐड किया या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो उससे कुछ कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं। जैसे हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, हमारा रिजल्ट 0 आ सकता है, जो रिजल्ट आया उसमें पैरिटी इवन हो सकती है या ओड हो सकती है। पैरिटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ कंडीशंस जनरेट होंगी। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके पास एक फ्लैग रजिस्टर होगा। उस फ्लैग रजिस्टर के अंदर, जैसे 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर होगा, उसके अंदर अलग अलग बिट्स स्पेसिफाई करेंगी कि रिजल्ट आपका नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, रिजल्ट आपका इवन पैरिटी का है या ओड पैरिटी का है, रिजल्ट 0 है या नॉट 0 है। इस तरह की कुछ कंडीशंस हमारी होंगी। वो सारी कंडीशंस हम किस रजिस्टर में स्टोर करते हैं? फ्लैग रजिस्टर के अंदर। इस रजिस्टर को हम PSW भी बोलते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो फ्लैग रजिस्टर हमारा जैसे 8 बिट का होगा, इसमें हर बिट अलग अलग कंडीशन को स्टोर कर सकती है। जैसे हमारे पास अगर एक साइन फ्लैग है, साइन फ्लैग का मतलब कि रिजल्ट कैसा है। अगर हमने दो नंबर्स को ऐड किया और उनका रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो साइन फ्लैग आपका सेट हो जाएगा, यानी कि 1 होगा। इसी तरीके से और अदर फ्लैग हो गए हमारे। तो ये फ्लैग्स हो सकते हैं आपके माइक्रोप्रोसेसर में 5 हो, 6 हो, ज़्यादा हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोप्रोसेसर आपका यूज हो रहा है। अगर हम 8085 की बात करें तो आगे हम स्टडी करेंगे कि इसमें 5 नंबर ऑफ फ्लैग्स होते हैं 8085 के अंदर। हमारा जो फोर्थ पार्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन का, वो है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसे कि आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक IC थी 74181, तो वो हमारी यूज होती थी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस के लिए 2-4 बिट के नंबर्स के ऊपर। तो ये भी एक तरह का ALU जो है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, जिसके अंदर आपकी वैल्यूज आती हैं और उसको हम हार्डवेयर डायग्राम की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो ALU जस्ट आपका मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और इन सब के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जो कि यूज होगा एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए या लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। तो हमारा जो एक्यूमुलेटर के अंदर कंटेंट्स होंगे या टेम्परेरी रजिस्टर के अंदर कंटेंट्स होंगे, वो हमारे कहाँ जाएंगे? ALU के अंदर जाएंगे, जहां हमारी कैलकुलेशन पार्ट परफॉर्म होगी और हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। साथ ही अगर जो भी कंडीशंस जनरेट होएगी, जैसे नेगेटिव आंसर, 0 आंसर, तो वो कंडीशन आपकी फ्लैग रजिस्टर के अंदर स्टोर हो सकती है और उस कंडीशन का हम यूज भी कर सकते हैं ALU के अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक सेक्शन, दैट डील्स विद द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, और उसके अंदर 4 सब सेक्शंस होंगे। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा जो है आर्किटेक्चर का, वो है रजिस्टर सेक्शन। रजिस्टर सेक्शंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होंगे जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो रजिस्टर्स आपके 8 बिट्स के हो सकते हैं, 16 बिट के हो सकते हैं या 32 बिट्स के हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कौन सा माइक्रोप्रोसेसर आप यूज कर रहे हो। जैसे हमारे पास रजिस्टर्स हैं, अलग अलग तरह के रजिस्टर्स हैं, उनके नेम्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है जैसे टेम्परेरी रजिस्टर, सेकंड है जनरल पर्पस रजिस्टर एंड थर्ड है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो टेम्परेरी रजिस्टर इस तरीके का ये जैसा हमारा अर्थमेटिक सेक्शन में था, जो इमीडिएट रिजल्ट, बीच के रिजल्ट्स को स्टोर कर सकता है, बीच की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, लेकिन परमानेंट रिजल्ट को वो स्टोर नहीं करेगा। सेकेंडली, जो टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं उनको यूजर या प्रोग्रामर एक्सेस नहीं कर सकता, उसको अपने प्रोग्रामिंग पार्ट में नहीं ले सकता, बल्कि जैसे एक्यूमुलेटर था उसको प्रोग्रामिंग पार्ट में ले सकता है। तो सेकंड इसमें है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो हमारा डाटा स्टोर कर सकते हैं या एड्रेस स्टोर कर सकते हैं या रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं, जनरल पर्पस के लिए वो यूज हो सकते हैं। तो जनरल पर्पस जो रजिस्टर्स होंगे, उन रजिस्टर्स को प्रोग्रामर या यूजर अपने प्रोग्राम के अंदर लिख सकता है, लेकिन टेम्परेरी रजिस्टर्स को यूज नहीं कर सकता। टेम्परेरी रजिस्टर को सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर अपने इंटरनल रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज कर सकता है। थर्ड है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स वो होंगे जिनका फंक्शंस कुछ स्पेशल होगा, जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है। तो स्पेशल फंक्शन क्या क्या हो सकता है? जैसे इसमें एक है पीसी। पीसी का मीनिंग है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर का पर्पस क्या होता है कि जैसे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं
प्रोग्राम लिखते हैं उसमें क्या यूज करते हैं हम, इंस्ट्रक्शंस। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा मेमोरी में से एक एक इंस्ट्रक्शंस लेके आता है, फेच करता है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेके आता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जो भी हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने मेमोरी से लेके आनी है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो किस एड्रेस पर स्टोर है, उस एड्रेस को स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। So program counter register is a register which is used to store the address of next instruction to be fetched from the memory। तो ये इसका फंक्शन होगा प्रोग्राम काउंटर का। इस तरीके से स्टैक पॉइंटर है। स्टैक अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, स्टैक क्या होता है, मेमोरी है, उसके अंदर, मेमोरी के अंदर हम कुछ एक पोर्शन को अलग से स्टोरेज के लिए यूज कर लेते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं स्टैक। तो स्टैक बेसिकली, मान लीजिए हमें इस जनरल पर्पस रजिस्टर में कोई डाटा स्टोर किया है, सारे रजिस्टर्स हमारे फुल हो गए, हम और डाटा स्टोर करना चाहते हैं, तो हम इस डाटा को एक बार स्टैक के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उन रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं। कोई एड्रेस स्टोर करना है वो भी हम स्टैक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो स्टैक इज ए टेम्परेरी पोर्शन इन द मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर सम इमीडिएट रिजल्ट्स। तो उसका एड्रेस, स्टैक कहां पर है, उसका एड्रेस किस में स्टोर होता है, स्टैक पॉइंटर। तो बेसिकली ये दोनों रजिस्टर यूज हो रहे हैं एड्रेस को स्टोर करने के लिए। एक स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस और स्टैक पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। अगर हम स्टैक आगे डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये तीन टाइप के आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ रजिस्टर्स हैं जो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होंगे। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में क्या होगा, जैसे हमने पहले बात की थी कि माइक्रो प्रोसेसर क्लॉक के ऊपर काम करता है, कितनी स्पीड के ऊपर काम कर रहा है, 2 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज। तो ये क्लॉक के साथ अटैच होगी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। क्लॉक के सिंक्रोनाइज करके ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसमें हम देखते हैं मेन सेक्शन कौन कौन से हैं, उसके बाद हम इसका मीनिंग डिटेल में समझते हैं। इसमें तीन पार्ट हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। जब हम इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेकर आ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक रजिस्टर होगा जिसका नेम होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से स्टोर होगी किसके अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अब क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो हमने लिखी हुई है वो किसी ना किसी फॉर्मेट में लिखी हुई है, किसी ना किसी सिंटैक्स में लिखी हुई है, किसी ना किसी कोड में लिखी हुई है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, फिर हम उसकी क्या करेंगे, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मीनिंग है उसको हम तोड़ लेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि हमें पता लगे कि कौन सा हमारे पास डाटा है और क्या ऑपरेशन हमने उसके ऊपर परफॉर्म करना है। यानी कि जैसे हमारे पास दो डाटा हो सकते हैं ए एंड बी, और उसके ऊपर हमें एडिशन परफॉर्म करना है। तो डिकोडिंग के बाद हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास दो नंबर्स हैं ए कोमा बी, और उन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड। तो डिकोडिंग के बाद हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। जब हमारे पास ये सारे इंफॉर्मेशन आ गई कि कौन सा डाटा है जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन करना है, प्लस क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, उसके बाद एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होगा, तो वो सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये तीसरा जो इसमें ब्लॉक है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। ये एक सर्किट होगा जो एक तो क्लॉक लेगा बाहर से ऑसिलेटर से टाइमिंग के लिए, प्लस जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर उन सब को कंट्रोल करेगा बाय जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स। यानी कि मेमोरी से डाटा लेके आना है उसके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, दो नंबर्स को ऐड करना है उसके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। तो ये सर्किट कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेगा प्लस टाइमिंग सिग्नल एक्सेस करेगा। तो ये हमारा फंक्शन होगा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। अब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है वो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर दो टाइप की हो सकती है। तो दो टाइप कौन कौन सी हैं, एक तो हो सकती है हार्ड वायर्ड, या दूसरी हो सकती है माइक्रो प्रोग्राम। यानी कि ये जो हमारी यूनिट है ये हार्डवेयर सेक्शन में हो सकता है, सर्किट फॉर्म में भी हो सकता है, या सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी हो सकता है माइक्रो प्रोग्राम। तो दोनों टाइप की हो सकती है आपकी किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। वो डिपेंड करता है कि कैसा उसका आर्किटेक्चर है और उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं।
तो ये हमारा पार्ट था कि आर्किटेक्चर किसी भी जनरल माइक्रोप्रोसेसर का कैसे हो सकता है। बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर काम कैसे कर रहा है कि हम उसके साथ किसी भी माइक्रोप्रोसेसर के साथ मेमोरी अटैच कर रहे हैं। उस मेमोरी में सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, वहां से हम इंस्ट्रक्शन को लेके आते हैं माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, फिर वहां उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट आते हैं हम उसको स्टोर करते हैं रजिस्टर्स के अंदर या वापस मेमोरी में भेज देते हैं। तो हमारा माइक्रोप्रोसेसर अकेला काम नहीं करेगा, माइक्रोप्रोसेसर के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बाहर की डिवाइसेस भी अटैच करनी पड़ेंगी, जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये हम अभी अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।